हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर एमसीयू फर्स्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हमें इस यूनिट में कवर करने हैं। सबसे पहले हमें करना है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है लेवल और थर्ड है बेसिक प्रिंसिपल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजर, कि एक मैनेजर को कौन कौन से जो है फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद आता है रोल्स ऑफ मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो हमें कवर अप करने हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव कर सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन मैनेज करता है? मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। मैनेजर बताता है किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या बनता है, अकाउंटेबल भी बनता है, जिम्मेवार भी बनता है उस काम को पूरा करने के लिए। मान लो अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, हमने कहा कि ग्रुप में ये काम कंप्लीट होना चाहिए, अगर वो काम कंप्लीट कर भी दिया किसी ने या फिर गलत काम हो गया, तो कौन जिम्मेवार होगा? ठीक है, कोई भी अपने ऊपर तो ये नहीं लेगा कि हाँ ये मैंने किया है या मेरी गलती से हुआ। इसलिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम को डिवाइड कर दिया जाता है, हर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ताकि वो अकाउंटेबल भी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। अगर हम एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो उस काम को पूरा कर सके उतनी अथॉरिटी उसको देनी चाहिए, तभी वो एक पर्सन क्या बनेगा, अकाउंटेबल बनेगा अपने काम के लिए। अब क्या होता है कि मैनेजर और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ताकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ तरीके से जो है वो रन कर सके। अब ये नहीं है कि जो भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस है उसके अंदर हमें डे टू डे बेसिस पे क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जो है मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करनी चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। ठीक है, अगर हम इफेक्टिव तरीके से, इफ़िशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएंगे, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, व्हाट, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, से आप क्या समझते हो, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वाई इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडिड, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, कब ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस को सक्सेसफुली जो है अचीव कर पाती है और कब वो फेल हो जाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब हमने ये तो पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको क्यों फॉर्म किया जाता है, कब वो अपने पर्पस को अचीव कर पाती है, कब वो फेल हो जाती है। अब ये देखना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाए। अब खाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं है, एक बिल्डिंग होना ज़रूरी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी वर्क करेगी जब उसके अंदर लोग होंगे, जब उसके अंदर लोग काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। एक पर्सन दूसरे पर्सन के गोल को अचीव करने में हेल्प क्यों करेगा, जब तक उसका खुद का गोल ना हो। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो किसी ना किसी पर्पस के लिए वो काम कर रहा होगा, क्योंकि उसका खुद का भी कोई एम है, कोई गोल है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो कहाँ से उन लोगों को ढूंढे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव करने में हमारी हेल्प करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएँ। कौन ऐसे पर्सन है जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग काम करते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं। हर किसी को हम क्या कर रहे हैं, काम को असाइन कर रहे हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि एक कलेक्टिव तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, और हर एक एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक पर्सन के ऊपर प्रेशर ना आए और वो उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल किया जाए, अचीव किया जा सके इफेक्टिव तरीके से, इफ़िशिएंट तरीके से, बाय द एक्शंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। ठीक है,
हर कोई जो है वो क्या करे, मिलके काम करे। उसके बाद आता है कि कब एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पर्पस को अचीव कर पाती है और कब वो फेल हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अच्छे तरीके से इस तरीके से बनाया जाए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव कर सके। इसलिए हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसकी रिसोर्सेज है, वो वेल तरीके से मैनेज होने चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा कि कब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू सर्वाइव इफ दे यूटिलाइज देयर ऑल रिसोर्सेज विद द मार्केट नीड। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव कर पाएगी जब वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग क्या कर पाएगी, यूज़ कर पाएगी। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ओरिएंट देमसेल्फ टूवर्ड द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होगी जब वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, हमारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कंपटीशन आ रहा है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएगी। अब ये आते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। It would be desirable that organization structure or its design is appropriately chosen to facilitate various factors like flow of communication, decision making, controlling, integration of all the activities। तो यही कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि हमें पता हो कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किससे बात करेगा, कम्युनिकेशन कैसे होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी। तो सारी की सारी एक्टिविटी जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाएगी उनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब ये बात आती है कहाँ से हम उन लोगों को ढूंढें जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। अगर हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम हायर अथॉरिटी दे सकते हैं, हायर जॉब पे रख सकते हैं। हम मान लो कि हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बाहर से लेके आना चाहते हैं, उस केसेस में हम क्या करते हैं, आउटसाइडर पर्सन्स को क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हु आर द पीपल हैविंग द एबिलिटी टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता है, एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा बना सके। इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कि हर कोई जानता है जब तक एक एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी काम कर पाएगी। अब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, ठीक है। अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन में एक ही स्किल होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। हर किसी को अलग अलग नॉलेज होने की ज़रूरत है, अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। हर एक जॉब पे जो है अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में मिलकर काम करता है ताकि वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पे लोग मिलकर काम करते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि हर एक छोटे छोटे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं जहाँ पे हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन लोगों को अथॉरिटी भी दी जाती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम असाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है अकाउंटेबल भी बनते हैं, अपने काम के लिए जवाबदारी भी देते हैं अगर वो सही से ना कर पाए तो। इसके बाद आता है हमारा बेसिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ बेसिक्स है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की, उसके बाद लेवल्स की और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया जाता है दूसरे लोगों के थ्रू, ठीक है। बाकी जो बाहर के लोग हैं या एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके फॉर्मली वे में, ठीक है। एक फॉर्मल एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, हर चीज़ को प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो हमारी एक स्पेसिफिक बुक्स थी मैनेजमेंट के ऊपर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होती है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। यानी कि हर एक एक्टिविटी को ध्यान से देखा जाता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने लेवल पे होते हैं? 3 लेवल के जो है मैनेजमेंट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड आता है सुपरवाइजरी या जूनियर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है इट गेट्स इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटी। जो मेन काम होता है वो क्या होता है? प्लानिंग करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा काम जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। लेकिन जो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो है प्लान करना, हर एक चीज़ों को प्लान करना, जैसे कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस क्या होना चाहिए, ठीक है, बजट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें किसके पास आती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। उसके बाद आता है इट फोकस मोर ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये ज़्यादातर ध्यान किस पे देता है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा इसका फोकस होता है, अदर एक्टिविटी से ज़्यादा। इसका जो प्राइम कंसर्न होता है टॉप मैनेजमेंट का, वो क्या क्या है? प्राइम कंसर्न की अगर हम बात करते हैं तो वो है एनहेंसिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू। जिन भी लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं उनके शेयर्स की वैल्यू को हमें बढ़ाना है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग विजन एंड मिशन टू ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का क्या विजन है, क्या मिशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बताता है। अपहोल्डिंग ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की हर क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाएगी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है? पहला है कि शेयर होल्डर की वैल्यू का एनहेंस करना, दूसरा मिशन और विजन क्या प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, थर्ड है ऑब्जेक्टिव कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो भी पॉलिसी बनानी होती है, बजट्स को रिव्यू करना होता है और कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका जो मोर रिक्वायरमेंट होती है इस टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है? कंसेप्चुअल स्किल्स की होती है रेदर देन ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल। यहाँ पे कंसेप्चुअल सोचा ज़्यादा जाता है, थिंकिंग ज़्यादा की जाती है, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रेदर देन ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? जो टॉप लेवल के नीचे आता है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो क्या करता है, एक तरीके से टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कनेक्शन बनाता है। जो भी पॉलिसीज़ को, जो भी रूल्स रेगुलेशंस को बनाया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, वो फॉलो करवाने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अब इट एक्ट विद द गाइडेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश किया जाए। ठीक है, अब ये क्या करता है? इट कैरी आउट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन मोर डिटेल टू इन ऑर्डर टू कीप टॉप मैनेजमेंट फ्री फ्रॉम डूइंग प्लानिंग लेवल एक्टिविटी। यानी कि जो भी प्लान वगैरह किया जाता है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, तो जो भी एक्टिविटी, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है रेदर देन टेक्निकल और कंसेप्चुअल स्किल्स। 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल पे कंसेप्चुअल स्किल की ज़रूरत होती है, सेकंड लेवल पे ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती है, थर्ड लेवल पे टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है सुपरवाइजरी या लोअर लेवल पे। लेकिन मिडिल लेवल पे किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? हमारे ह्यूमन स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, वो कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, कि जितने भी डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, कोऑपरेशन बना रहे, और जो भी जूनियर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनको क्या करना? गाइडेंस प्रोवाइड करना कि किस तरीके से किस काम को परफॉर्म करना है। उसके बाद आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल या जूनियर लेवल। सुपरवाइजरी लेवल या जूनियर लेवल ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जो वर्कर्स है वो काम करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करना होता है। एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं? उस वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? डायरेक्ट और कंट्रोलिंग एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा की जाती है रेदर देन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और हमारा जो जूनियर लेवल मैनेजमेंट है, जिसको हम लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट कहते हैं,
ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करने का काम होता है कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कहीं पे कोई गलती है तो उसको कंट्रोल किया जाए, सही टाइम पे सही किया जाए। उसके बाद आता है हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्या प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के? 14 प्रिंसिपल्स है जो कि हेनरी फ्योल ने दिए। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, कि जितना भी काम है उसको क्या करना, डिवाइड कर देना, ताकि हर एक काम में क्या आए, स्पेशलाइजेशन आए, ठीक है। और जो भी काम उसको परफॉर्म कर रहा है, जो भी पर्सन उस काम को, पर्टिकुलर काम को परफॉर्म कर रहा है, ताकि वो और ज़्यादा इफ़िशिएंट बने और ज़्यादा उसकी स्किल्स जो है वो अपग्रेड हो। ताकि क्योंकि अगर कोई पर्सन बार बार किसी काम को करता है तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा जल्दी उस काम को कर पाएगा और नए तरीके को भी फाइंड आउट कर पाएगा कि किस तरीके से और इस काम को बेहतर बनाया जाए। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि एक अगर हम पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको उतनी अथॉरिटी तो दो ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दी नहीं काम को करने के लिए, तो वो काम को किस तरीके से पूरा करेगा, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलती है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो पॉलिसीज़ वगैरह है, जो रूल्स वगैरह हैं, उनको फॉलो किया जाए, डिसिप्लिन में काम हो, ठीक है। और अगर कोई फॉलो नहीं करता जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टीज जो है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक सबॉर्डिनेट के ऊपर, एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो है वो एक बॉस का जो है ऑर्डर फॉलो करे। अगर वो एक से ज़्यादा बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक कहेगा कि मेरा काम पहले क्यों नहीं हुआ, दूसरा कहेगा मेरा काम पहले क्यों नहीं हुआ। अगर एक एम्प्लॉय एक ही बॉस का काम करता है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो अपने काम को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। उसको ये टेंशन नहीं रहेगी पहले किसका काम करूँ। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डिवीजन बना दिए, अलग अलग, हर किसी का अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन जो काम है उनका, हर किसी का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, सिमिलर है। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए वो सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के तो वो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि वो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करे और अच्छे से मोटिवेटेड रहे। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड कम बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, उसके बाद ही एक इंडिविजुअल को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आता है रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब है कि हर किसी को इक्वल ही फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। जो जितना काम कर रहे हो उसको उसके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही जो है रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये आता है रेम्युनरेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है। 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारा का सारा कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी है उसको क्या कर दिया जाता है, डेलीगेट किया जाता है लोअर लेवल पे, ताकि वो अपनी अथॉरिटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके। सेंट्रलाइजेशन जो है बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है ताकि जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट मेन जो कोर एक्टिविटी है उन पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाए और जो अथॉरिटीज़ है उसको क्या कर देता है, लोअर लेवल पे डेलीगेट कर देता है, ताकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उसके बाद आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि अथॉरिटी शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू अनब्रोकन चेन। एक स्केलर चेन बना दी जाती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही जो है अथॉरिटी क्या करती है, फ्लो करती है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी अपर लेवल के पास होती है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को अथॉरिटी देता है काम पूरा करने के लिए। उसके बाद जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो एक तरीके से क्या बना दी, चेन बना दी, ठीक है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है सुपरवाइजरी, उसके बाद आता है वर्कर्स। ये सारी क्या है, चेन बना दी। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है,
टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर चेन को फॉलो करना है। अगर हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, अगर डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चेन को फॉलो अप करते हुए कर रहे हैं। तो थ्रू स्केलर चेन वेरियस पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर वे एंड द चेन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये पर्टिकुलर चेन बताती है कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट सीधा जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता, उसको पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाना होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो है बातें पहुँचाएगा। तो इस तरीके से एक जो है चेन को फॉलो करना है, अनब्रोकन चेन है, कोई भी किसी भी पर्सन के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसको एक चेन को फॉलो करते हुए जाना होगा। ऑर्डर का मतलब है कि हर एक चीज़, चाहे वो लोग हो चाहे वो मटेरियल हो, सही टाइम पे सही जगह पे होने चाहिए। ठीक है, हर एक पर्सन सही टाइम पे सही जगह पे होना चाहिए। पीपल एंड मटेरियल शुड बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अ पोजीशन शुड बी मैनेज विद अ पर्सन हु इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर दैट जॉब। यानी कि ऐसा है कि जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उस पर्सन को जॉब देनी चाहिए, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि एक पर्टिकुलर जॉब पे किस तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है स्किल्स तो कोई और चाहिए लेकिन कोई और पर्सन बैठा दिया तो वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है। इक्विटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज फेस डिस्क्रिमिनेशन। किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास लेवल हो, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। अगर एक एम्प्लॉय जो है वो सिक्योर फील करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जॉब के रिगार्डिंग, तो वो अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर पाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर सके। उसके बाद आता है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स क्या होते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी मैनेजमेंट है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से समझे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो इट इज़ द पढ़ लेते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स होता है क्या। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें एंड टू बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटवर्क एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है, मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। अगर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है इनिशिएटिव लेने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग है वो अपने डिसीजन दे सकता है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को लेके वो बता सकता है, तो कहीं ना कहीं तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 14 प्रिंसिपल, इन 14 प्रिंसिपल के अलावा, ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए थे उसके अलावा कुछ 7 प्रिंसिपल और हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहला है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली व्हेन ऑल द फंक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हार्मोनाइज्ड ग्रैंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड अंडरस्टैंड ईच अदर इम्पोर्टेंस। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या कर दिया, डिवीज़न बना दी, डिपार्टमेंट बना दिए, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, काम को असाइन कर दिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अथॉरिटी बता दी, हर किसी का अपना ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो हर किसी का ऑब्जेक्टिव है वो एक मेन ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए बनाया जाना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसके अचीव करने के लिए हर कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि अच्छे से काम को जो है वो परफॉर्म किया जाए। ईच एक्टिविटी एज वेल एज एफर्ट्स ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कोऑर्डिनेटेड। इक्वालिटी ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें उसको अथॉरिटी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए ताकि उस काम को पूरा कर सके। अगर हम उस पर्सन को अथॉरिटी नहीं देंगे किसी काम को पूरा करने के लिए तो वो उस काम को पूरा ही नहीं कर पाएगा, तो उस काम के लिए अकाउंटेबल भी नहीं होगा,
तो अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक साथ चलती है, इनको इक्वली ही जो है ट्रीट करना चाहिए। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? A sound principle of management is applicable to any types of organizations engage in various activity and located anywhere। हर जगह जो है मैनेजमेंट को जो है वो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है यूनिवर्सली। हर एक जगह ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। डिसीजन बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि अ मैनेजर should take decision with the boundary defined by authority of the position. The higher authority should decide a matter beyond that boundary. Decision by exception कहते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हमने अथॉरिटी दी है कि 5 लाख तक की अगर मशीन कोई लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी रिगार्डिंग तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये बात कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़रूरत पड़ी है एक मशीनरी की जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब इस मशीनरी के लिए जो डिसीज़न है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं ले सकता, इसके लिए डिसीज़न कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। तो जो हायर अथॉरिटी है वो किसके पास है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। तो यही है डिसीजन बाय एक्सेप्शन कि हायर अथॉरिटी के लिए जो डिसीजन है वो कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक बाउंड्री जो भी डिफाइन की गई है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास 5 लाख रुपए तक की, उसके अकॉर्डिंग ही जो है डिसीजन लिया जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर डिसीजन है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा। ये था हमारा डिसीजन बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो कौन कौन से हमने 5 यहाँ पे अदर प्रिंसिपल पढ़े हैं, वो है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद आता है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। डिसीजन बाय एक्सेप्शन इसके बाद आता है। इसके बाद आता है कि एक मैनेजर कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर येट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस दे आर इंसेपरेबल। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की, मैनेजर की, तीनों ही डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है और वो मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजर्स ही एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे। सो वी नीड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस पर्पस एज दे फुलफिल डिफरेंट नीड ऑफ द सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हमें बहुत सारे पर्पस के लिए होती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करती है। कौन, ऑर्गेनाइजेशन। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर इज नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग साउंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर इट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। यानी कि जब हमने एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया, फॉर्म कर दिया, उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, जो भी बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, 14 प्रिंसिपल जो हमने पढ़े, जो हेनरी फ्लोर ने दिए थे, उसके अलावा जो 6 प्रिंसिपल हमने अलग से पढ़े, इन सारे ही प्रिंसिपल का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। हम मैनेजर की बात कर लेते हैं कि देन वी नीड मैनेजर हु हैव एबिलिटी, रिक्वायर्स स्किल्स, प्रॉपर मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन एंड नेवर एंडिंग जील टू अचीव द न्यू हाईएस्ट। एक मैनेजर वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किस तरीके से काम को अचीव करना है। अब बात कर रहे हैं हम फंक्शंस की, तो मेन फंक्शंस क्या परफॉर्म किया जाता है एक मैनेजर के द्वारा। प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, ये जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर एंटिसिपेटेड द फ्यूचर्स एंड डिस्कवर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस ओपन टू। यानी कि हम किसी काम को करने से पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि हमें किस काम को किस तरीके से करना है और क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशंस ऑफ द जॉब आर डिटरमाइंड। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, यानी कि एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना और डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देना, डिफरेंट काम, पूरे काम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, ताकि हर एक पर्सन उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है, उनको जो है बताते हैं किस तरीके से किस काम को परफॉर्म करना है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सेलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट एंड रिटायर सबॉर्डिनेट। ये एक स्टाफिंग में इस तरीके का प्रोसेस है कि जो भी हमने काम को ऑर्गेनाइज किया था, जो भी एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो भी डिपार्टमेंट बनाए थे, जो काम को डिवाइड किया था, अब काम को डिवाइड करने की
से काम नहीं बनेगा ना, एक स्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं बनेगा। उस स्ट्रक्चर में, उस जॉब पे कोई ना कोई काम करने वाला होना चाहिए, लोग होने चाहिए जो काम को करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें लोग भी चाहिए, जिसको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट इज गाइडेड टूवर्ड्स कॉमन गोल, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से काम को परफॉर्म करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। डायरेक्शन तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। मैनेजर जो है वो क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। सुपरविजन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शंस एट लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइज करना है, सुपरवाइज कौन करता है? सुपरवाइजर क्या करता है? अपने जो भी सबऑर्डिनेट है उनको सुपरवाइज करता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको गाइड करना किस तरीके से काम को परफॉर्म करना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द वे बाय विच आइडियाज आर ट्रांसमिटेड टू अदर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिजायर रिजल्ट। यानी कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अंदर कम्युनिकेशन ना हो। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो अपनी बात किस तरीके से मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट को कहेगा, और सबऑर्डिनेट किस तरीके से अपनी बात जो है मैनेजर या सुपरवाइजर को बताएगा। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में ये भी बताया जाता है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, स्केलर चेन किस तरीके से फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम जो है वो फॉर्मल तरीके से किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से भी बात कर लेगा। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चूजन फ्रॉम अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिज़ायर रिजल्ट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही क्या की जाती है? डिसीजन मेकिंग की जाती है। जो भी एक सुटेबल डिसीजन लगता है उसको लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। अब प्लानिंग करना इनफ नहीं होता। हाँ, हमने प्लान कर लिया, लोगों को डायरेक्ट कर लिया, ये काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। हमें देखना भी पड़ेगा ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग का मतलब ही यही है, कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं? लोगों की परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेज़र कर रहे हैं ताकि हम हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव कर सकें। सो कंट्रोलिंग में क्या होता है? दैट मेजर्स करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड इट टूवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड गोल। इसके बाद आता है रोल ऑफ मैनेजर्स। एक मैनेजर को कौन कौन से रोल जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं? एक मैनेजर 10 रोल्स जो है परफॉर्म करते हैं। इन 10 रोल को क्या किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड आता है इंफॉर्मेशन रोल, और थर्ड आता है डिसीजन रोल्स, ठीक है। फर्स्ट है इंटरपर्सनल रोल, जिसके अंदर आता है लीडिंग, यानी कि हमारा मैनेजर क्या करता है? एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लीड करता है। उसके बाद आता है लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद आता है सिंबल या फिगर हेड। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली है क्या? बेसिकली पहले हम ये देखते हैं कि जो मैनेजर का रोल है, 10 रोल मैनेजर प्ले करते हैं। उन 10 रोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट में आता है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड पार्ट में आता है इन्फॉर्मेशन रोल की एक हमारा जो मैनेजर है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से शेयर करता है, किस तरीके से रिसीव करता है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग ली जाती है। तो इन्फॉर्मेशन रोल में आता है मॉनिटरिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और पर्सनस का रोल प्ले करना। उसके बाद है डिसीजनल रोल में मैनेजर क्या रोल प्ले करता है? टेकिंग इनिशिएटिव्स, हैंडलिंग दिस एग्रीमेंट, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड नेगोशिएटिंग, ठीक है। सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल रोल, जिसमें आता है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? एक मैनेजर सुपरवाइज अ नंबर ऑफ पर्सन्स, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट। लीडिंग का मतलब है कि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है? मोटिवेट करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको गाइड करता है किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। उसके बाद आता है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन विद आउटसाइडर हु मैटर। यानी कि एक मैनेजर बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन बना के रखता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए। जैसे कि अब मैनेजर हेडिंग अ प्रोडक्शन यूनिट नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिसी फोर्सेस एक्सेट्रा। जैसे कि एक मैनेजर क्या है? प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, उसकी प्रोडक्शन यूनिट है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको एक्सटर्नल मेंबर के साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा? अच्छे रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस का रोल प्ले करना पड़ता है, यानी कि उसको एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कस्टमर्स, जैसे कि सप्लायर,
गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। सोसाइटी, ये सारे लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक मैनेजर इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखता है। पहले हमने पढ़ा इंटरपर्सनल में लीडरशिप का रोल, सेकंड हमने पढ़ा लाइसेंस का रोल, थर्ड है सिंबल या फिगर हेड का रोल। तो एक मैनेजर इज द सिंबॉलिक हेड ऑफ अ फर्म बिकॉज ही और शी हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ड्यूटीज ऑफ लीगल और सोशल नेचर एज रोल ऑफ द हेड ऑफ अ फैमिली। जैसे कि एक फैमिली में एक जो हेड होता है वो रोल प्ले करता है, जैसे कि ग्रैंडफादर, ठीक है, या फादर। तो ये जो भी हेड होता है फैमिली का, जैसे कि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है, मैनेजर, जो हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है, बहुत सारी ड्यूटीज़ को वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशनल रोल। इन्फॉर्मेशन रोल का मतलब क्या है कि एक मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहती है उनको बताता है। मॉनिटर करना, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव की जाएगी, मॉनिटर करके। अब मैनेजर रिसीव इन्फॉर्मेशन थ्रू मॉनिटरिंग। उसके बाद आता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। वंस अ मैनेजर हैज़ गैदर इन्फॉर्मेशन ही और शी नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग इंटरनल एम्प्लॉयज़ फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मॉनिटर किया मैनेजर ने अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी है उनको मॉनिटर किया, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। इंटरनल जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताया किस तरीके से काम को और अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरीके से काम को किया जा सकता है अपनी मॉनिटरिंग के बेसिस पे। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पोक पर्सन के रूप में भी लोगों को बताता है, जो एक्सटर्नल पार्टीज है उनको बताता है। अभी तो इन्फॉर्मेशन इंटरनल लोगों को बताई गई, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जब आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है किन लोगों को, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, बैंकर्स होते हैं। यानी कि मैनेजर इज़ अथोराइज्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर हु इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन जानना चाहता है, कस्टमर जानना चाहते हैं, बैंकर्स जानना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी जानना चाहती है, गवर्नमेंट जानना चाहती है। तो इन सारे लोगों को, आउटसाइडर्स को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज अ स्पोक पर्सन। उसके बाद आता है डिसीजनल रोल, जो है हमारा मैनेजर प्ले करता है। डिसीजनल रोल किस तरीके से, टेकिंग इनिशिएटिव। अ मैनेजर एनालाइजेज द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस, इवेल्युएट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, एनालाइजेज द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिस्क बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू आइडिया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या स्ट्रेंथ है, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस है, क्या थ्रेट्स है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही, कितना रिस्क है, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद एक डिसीजन मेकिंग करता है, इनिशिएटिव लेता है। उसके बाद है हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो जाती है। तो उनके बीच में क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और सबऑर्डिनेट को क्या करता है, कॉन्फिडेंट बनाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को और अच्छा बनाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ख़त्म करें। पढ़ लेते हैं क्या है हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट में। एट टाइम ड्यू टू वेरियस डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सबऑर्डिनेट, कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेज। अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड disturbances in a way that would re-establishes the confidence of the subordinate as well as good productive culture। ठीक है, इसके बाद आता है allocating resources। Manager has to do budgeting, scheduling of tasks, authorization and sanctioning of the resources and approval of the significant organizational decision। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज होना ज़रूरी है, हर एक रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट किया जाए। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, कैपिटल रिसोर्स हो गया, या फिर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो क्या हो गया, मनी, कैपिटल। हर एक डिपार्टमेंट को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो बजट को प्रिपेयर करना कि किस जो भी डिपार्टमेंट है उसको कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना, पैसे प्रोवाइड करना, बजट बनाना। तो एक किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है। उसके बाद नेगोशिएट करना, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, सब
सप्लाईज लेते हैं, यानी कि जब भी प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए नेगोशिएट करना पड़ता है ताकि क्या कर सके, हमें जो रॉ मटेरियल है वो कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाए। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी नेगोशिएट करना पड़ता है कि वो हमारी जो टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करे, ठीक है। किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू को शेयर किया जाएगा, तो इनके रिगार्डिंग क्या किया जाता है, नेगोशिएट करने का काम भी करना पड़ता है। तो ये कुछ रोल्स थे जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं। बेसिकली 10 रोल्स है जिसको 3 पार्ट्स में क्लब किया गया है। फर्स्ट है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड है इंफॉर्मेशन शेयरिंग रोल, थर्ड है डिसीजन मेकिंग। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, आउट ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ देम। जैसे कि हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। इनमें से हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रुप करना, स्ट्रक्चर बनाना, डिपार्टमेंट बनाना, उनके अकॉर्डिंग क्या करना, जॉब को असाइन करना, स्किल्स के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस of management should be such that it should lead to effective achievement of the organization। हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती है। ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बात करेगा, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल से बात करेगा, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सीधा लोअर से या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से चैन फॉलो हो रही है। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। फॉर्मल का होता है एक स्ट्रक्चर वे में हम काम करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ता, लूज़ होता है। यहाँ पे फॉर्मल के अंदर हर चीज़ डिफाइंड होती है, किस काम को किस तरीके से करना है। इनफॉर्मल में कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। फॉर्मल में ड्यूरेबल होता है, लेकिन अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो परफेक्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो परफेक्टली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे रिपीटेटिव वे में जो है प्रोडक्शन की जाती है, तो वहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में अगर हम बात करें, पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या कम्प्लीटली इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, दोनों को ही बेसिकली फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर सबऑर्डिनेट आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है, उनको लंच ब्रेक है या किसी भी तरीके से अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ से आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अगर कम्प्लीटली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग आपस में बात करेंगे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों ही तरीके के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म किया जाता है। ये था हमारा कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, जिसके अंदर आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। सेकंड आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर। यहाँ पे आता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना इमोशनली जो है अटैच है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। तो पहला आता है प्राइमरी और सेकंड आता है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय जो है वो इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। उनके एम्प्लॉयज़ के जो है इमोशन पे ध्यान दिया जाता है, वो कैसा फील कर रहे हैं ताकि वो अच्छा फील करें, उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि और अच्छे से वो क्या कर सके, गोल को अचीव कर सके। लेकिन सेकेंडरी में कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई भी इमोशनली एम्प्लॉयज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद आता है अगेन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट विल प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कम्प्लीटली प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्प्लीटली ही एम्प्लॉय से इमोशनली क्या है अटैच है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही नहीं कर पाएगी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रही है।
और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंसर्न ही नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ही नहीं सोचा जा रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों काइंड की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे भी ध्यान दिया जाता है और इमोशन पे भी ध्यान दिया जाता है एम्प्लॉयज़ की। उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें जैसे कि चैरिटी, पब्लिक स्कूल्स, रोड्स, ये क्या है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रही है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है। उसके बाद आता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि चर्च हो गए, टेम्पल हो गए, ट्रस्टीज हो गए, ये क्या है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट्स एक्सेट्रा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है, क्लब्स और टीम्स आती हैं। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, लेट अस रिव्यू फर्स्ट रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिफोर अंडरस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। कौन कौन से, इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर कॉम्पिटेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्या बन गई है, कॉम्पिटिटिव बन गई है। अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन कर पाएगी तभी वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए। वेरियस इकोनॉमीज आर ज्वाइनिंग हैंड टुगेदर टू इन्जॉय हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं ताकि उनके रिसोर्सेज बढ़ जाएं, ठीक है, और इकोनॉमी ऑफ स्केल को वो क्या कर सके, अचीव कर सके। उसके बाद आती है जिएंट ऑर्गेनाइजेशन आर ज्वाइनिंग हैंड थ्रू मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, दस इंजॉइंग इकोनॉमिक बेनिफिट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो जिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलके काम कर रही है, मर्जर एक्विजिशन में टेक ओवर ले रही है। तो क्यों कर रही है, ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अचीव कर सके। उसके बाद है इंटरनेशनल नॉर्म्स, डोमेस्टिक लॉ बिकमिंग ईजी, ऑल द रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैव बीन रिमूव सो दैट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव थ्रू एक्सीलेंस। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शन थी, वो सारे के सारे जो है वो हटा चुके हैं, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी बिकम सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन पावर। पहले ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे, अब ह्यूमन की जगह क्या लेके आने लगे, हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंटरनेशनल इकोनॉमी इज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, पहले इतने सर्विसेज नहीं होती थी, पहले इतने सर्विस सेक्टर नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया के अंदर भी सर्विस सेक्टर डेवलप होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट में इनोवेशन आने लग गई, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आने लग गया। प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन जो है वो फेस करने लग गए, ठीक है। इसके थ्रू यानी कि जल्दी से जल्दी वो अपने कस्टमर को अपना सामान जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, अपडेट ठीक है, पुरानी हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, डिफ़िकल्टी है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टेक्नोलॉजी को रैपिड वे में क्या करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विलेज, यानी कि पहले क्या होता था, हमें दूसरी कंट्री में जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। अब ऐसा नहीं है, अब रिस्ट्रिक्शन वगैरह को हटा दिया गया है, अब इतनी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक मल्टीनेशनल्स आर लाइक वन रूफ विच मल्टी कल्चर सोसाइटी गेट्स नर्चर। अब दूसरी कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी MNCs को ओपन अप कर रहे हैं ताकि वो अपने काम को बढ़ा सके, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स को अचीव कर सके, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अब हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स है, वो क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन।